हम लोग कल बात कर रहे थे, आप रेजिस्टे इस पर बात चल रही थी कि वे तथ्य जो अन्यथा विवादित नहीं है, किंतु विवादित तथ्यों से इस प्रकार चल सकते कि वे एक ही संव्यवहार के भाग बन गए। तो तथ्यों की दो प्रकार की विशेषता ये उभर रही थी। एक, वे स्वयं विवाद्य नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी विवादित तथ्यों से इस प्रकार जुड़ गए थे कि वे एक ही संव्यवहार के भाग प्रतीत होने लगे। जो लगने लगा था वो ऐसा लगने लगा था मानो वे उसी संव्यवहार के भाग हो, जिस संव्यवहार में विवादित तथ्य ये घटित हुए थे। और अगर ऐसा लगने लगे कि वे तथ्य एक ही संव्यवहार के भाग हैं और उन तथ्यों को विचार में लेने पर उस संव्यवहार की प्रकृति, रूप और गुण ये स्पष्ट होना शुरू हो जाए, जिस संव्यवहार में विवादित तथ्य घटित हुए थे, तो ऐसे तथ्यों का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम विवादित न होते हुए भी सुसंगत घोषित करता है और उनका साक्ष्य धारा 3 के मुताबिक न्यायालय के समक्ष दिया जा सकता है। हमने उदाहरण दिया था कि प्रश्न यह है कि ए और बी ये आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है, या फिर ए जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है इसे उपयोग में ला रहा है, क्योंकि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपभोग वो ये कर रहा था तो फिर वो कोई अपराध कर ही नहीं रहा था, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसके अधीन अपराध की प्रत्येक परिभाषा ये की गई है। तो अगर कोई काम प्राइवेट डिफेंस इसके अंतर्गत आ रहा है तो उस काम को अपराध के रूप में आइडेंटिफाई ये किए नहीं जा सकता। लेकिन जो कुछ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ए और बी झगड़ा कर रहे हैं। इस अल्टरकेशन की प्रवृत्ति, इस संव्यवहार की प्रवृत्ति झगड़े की है या सेल्फ डिफेंस की है, यह तय करना है न्यायाधीश को, और न्यायाधीश झगड़े के समय वहां उपस्थित नहीं था। न्यायाधीश को उस विषय पर निर्णय करना है जो विषय उसके सामने आया ही नहीं था, उसके सामने आया ही नहीं था मीनिंग उसकी उपस्थिति में घटित नहीं हुआ था। साक्षी जो साक्ष्य देंगे उसके आधार पर उसे निर्णय करना है कि प्रश्नगत विवाद ये झगड़े से संबंधित है या फिर ये प्राइवेट डिफेंस के उपयोग से उत्पन्न विवाद है, आखिर ये क्या है, और इसके आधार पर उसे संबंधित पक्षकारों के अधिकार और दायित्व इनका निर्धारण भी करना है। यह साबित किया गया मीनिंग दरबाई किसी साक्षी ने न्यायालय की अनुमति और न्यायालय की अनुज्ञा से न्यायालय के समक्ष आकर यह कथन किया कि उसने ये कहते सुना एक पक्ष को कि इसे मारो और दूसरे पक्ष को, ठीक है, किसी को आवाज देते हुए बचाने के लिए, ठीक है, आवाज देते हुए ये सुना, और उस समय वो अपने घर पर मौजूद था, यद्यपि उसने विवादित तथ्यों को अस्तित्व में आते नहीं देखा है, लेकिन जो आवाजें उसने सुनी उससे इस संव्यवहार की प्रकृति पर प्रकाश ये पड़ रहा है कि डेफिनेटली एक पक्ष मार रहा था दूसरे पक्ष को और दूसरा पक्ष प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपभोग कर रहा था। तो जो कुछ इस व्यक्ति ने सुना, अपने घर पर सुना, उसने प्रत्यक्ष वो चीजें नहीं देखी, उसने प्रत्यक्ष वो चीजें अस्तित्व में आते देखी भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मौखिक साक्ष्य दे सकेगा न्यायालय के समक्ष कि उसने अपने घर पर बैठकर क्या सुना था, ताकि न्यायालय को प्रश्नगत संव्यवहार के, ठीक है, प्रकृति के संबंध में उचित जानकारी ये हो सके। और बस इसी को रेजिस्टे कहा जाता है।
हमने कहा था कि मानव अनुभव ज्ञान ये कहता है कि कोई भी संव्यवहार, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति एकदम अस्तित्व में नहीं आती, उसके साथ कुछ ना कुछ कहा जाता है, कुछ ना कुछ बोला जाता है। संव्यवहार या घटना या परिस्थिति के अस्तित्व में आने के पूर्व भी बोला जाता है, पश्चात भी बोला जाता है, और जब वह संव्यवहार या घटना या परिस्थिति चल रही होती है तब भी संबंधित लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ कहा जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ मीनिंग क्या भाई, ये ऐसा नहीं है कि बिना कुछ कहे कोई घटना अस्तित्व में आ ही नहीं सकती, ये नहीं है। ठीक है, चोरी करने लोग जाते तो चुपचाप जाते हैं, कोई ढोल बजाकर नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं, परिस्थितियां और संव्यवहार बहुतायत से घटित होते हैं समाज में, जिन्हें घटित करते समय, घटने से पूर्व, घटित होने के बाद कुछ न कुछ संव्यवहार में भाग लेने वाले पक्षकारों द्वारा कहा जाता है, और वह, ठीक है, उस संव्यवहार में भाग लेने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अड़ोस पड़ोस खड़े लोगों द्वारा भी सुना जाता है। और वह जो कुछ कहा जाता है उसकी प्रकृति ऐसी होती कि यदि उसका साक्ष्य किसी के सामने भी रख दिया जाए तो वह व्यक्ति उस संव्यवहार, घटना और परिस्थिति के सही रूप, गुण और प्रकृति को निर्धारित करने में समर्थ हो जाएगा। यह ऐसा होता ही है। अगर दो लोग परस्पर गाली देकर बात कर रहे हैं तो या तो उनमें रिश्ता ये इस प्रकार का है कि वे परस्पर गाली देकर बात कर सकते हैं, और या फिर निश्चित रूप से उनके संबंध परस्पर अच्छे नहीं है। क्योंकि अच्छे संबंध होते हुए और रिश्ते इस प्रकार से न होते हुए परस्पर कोई गाली गलौज की लैंग्वेज से बात नहीं करता। तो अगर गाली गलौज दो लोगों के बीच हो रही थी और उनके बीच होने वाला झगड़ा यह न्यायालय के समक्ष न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है, तो फिर गाली गलौज जिन लोगों ने सुना है वे इस बात का साक्ष्य दे पाएंगे, और उस गाली गलौज की भाषा के मुताबिक इस संव्यवहार के सही रूप, गुण और प्रकृति को निर्धारित किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, जैसे जब आप एलएलबी के स्टूडेंट नहीं होते हैं और कानून के बारे में सोचते हैं, और जब आम समाज के लोग कहते हैं कि चीजें साबित करनी पड़ती हैं अदालत में, तो आपके मन में एक अजीब सा भाव उठता है कि पता नहीं कैसे साबित करनी पड़ेगी। ये साबित करना बहुत कठिन काम है। कुछ कठिन नहीं है, कहां कठिन है। अरे कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संव्यवहार विघटित होता है, उससे पहले भी कुछ होता है, उसके बाद भी कुछ होता है। तो घटना, संव्यवहार या परिस्थिति, उसके घटित होने से पहले जो कुछ हुआ वो अगर हमें बताया जा रहा तो हम ऑटोमेटिकली अंदाज लग जाएगा कि ये संव्यवहार, घटना और परिस्थिति यूजुअली इसके घटित होने से पूर्व ये होता ही है। अगर ये हुआ है तो घटना ठीक इसी तरह घटी है, ये मानव अनुभव ज्ञान ये कहता है। हाँ, दूसरे पक्ष को भी मौका ये मिलेगा, वो ये साबित कर दे कि इस तरह नहीं घटी। ठीक है, गाली गलौज की लैंग्वेज में हम बात कर रहे थे इनसे, ये सही है, लेकिन और इनसे मेरे रिश्ते भी इस प्रकार के नहीं है कि हम इनसे गाली गलौज की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पहले इन्होंने ठीक है हमें प्रकोपन दिया। अब ठीक है, स्थिति बदल भी सकती है क्योंकि प्रकोपन साबित होने की दशा में है। हो सकता है यह व्यक्ति कम दंड का, ठीक है, कम दंड का अधिकारी ये हो जाए। दंड का अधिकारी तो होगा, लेकिन हो सकता है दंड में कमी ये आ जाए। और दंड एक दायित्व है, तो दायित्व के विस्तार में भी अगर कमी आ रही है तो भी ठीक है प्रकोपन एक विवादित तथ्य बनेगा और इसके संबंध में साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो रेस जस्टे पर हम लोगों ने बात की। रेस जस्टे में सहायता देता है सब व्यवहारों की सही प्रकृति को निर्धारित करने में। अब अगला सेक्शन जो आता है वो क्या कहता है? वो कहता प्रसंग, हेतुक और परिणाम, इनका साक्ष्य ये भी सुसंगत है, ये भी रिलीवेंट है। और इसका चूंकि रिलीवेंट है
इसलिए धारा 3 इसका साक्ष्य देने की अनुमति ये भी देगी। धारा 3 कह ही रही है कि आप सुसंगत तथ्यों का और विवादित तथ्यों का इनका साक्ष्य दे पाएंगे, अन्य किसी भी तथ्य का साक्ष्य आप नहीं दे पाएंगे। और आपको ये जो गलतफहमी होती है कि यहां कुछ और पढ़ाया जा रहा है और वहां कुछ और चल रहा है, वो होती इसलिए क्योंकि यहां ये तो ये बताया गया कि आप सुसंगत तथ्यों और विवादित तथ्यों को छोड़कर किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य दे ही नहीं सकते। वहां आप देख रहे हैं कि जो यहां सुसंगत तथ्य घोषित किए गए, ठीक है, उनके अलावा अन्य तथ्यों का साक्ष्य वो भी दिया जा रहा है और वो भी लिखा जा रहा है। न वो विवादित तथ्यों का साक्ष्य है, न वो सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य है, और कोई नहीं रोक रहा। उसका कारण हमने आपको बताया था कि रोके तो और टाइम लगेगा, क्योंकि सामने मूर्ख शिरोमणि खड़े हैं, उन्होंने कुछ जाना ही नहीं है कि विवादित क्या है, सुसंगत क्या है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अब अगर उन्हें रोकें तो उनसे झगड़ा करें, ठीक है, टाइम और कंज्यूम होगा। जो काम 10 मिनट में चल सकता है वो फिर घंटों में चलेगा, और हो सकता है हड़ताल भी हो जाए। और जब मामला झगड़े में पहुंच जाता है तो वहां कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही, ये तय नहीं हो पाएगा कि झगड़े का मुख्य मुद्दा क्या था, आप गलत थे या सामने वाला। तो इसका इलाज ये है कि जैसे हो रहा है चलने दो। अंत में प्रोवेटिव वैल्यू ये तो एक्ट के मुताबिक ही निकलनी है, उस समय देख लिया जाएगा कि क्या ग्राह्य है और क्या ग्राह्य नहीं है। अगर साक्ष्य सुसंगत तथ्यों और विवादित तथ्यों पर होगा तो ग्राह्य हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ऐसे मान लेंगे मानो कागज पर लकीरें खींची गई, ऐसे मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इस वजह से वहां ये चीजें चलती रहती हैं और कोई नहीं रोकता। लेकिन सिद्धांत आपको सही रूप में पता होना चाहिए। आप सिर्फ विवादित तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं और सिर्फ सुसंगत तथ्यों का, इसके अलावा किसी तथ्य का साक्ष्य नहीं, ठीक है। और आप देंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं, देते रहिए। अधिकतम आप अपनी गुंडागर्दी जिसे कहें, ठीक है, उससे उसे लिखवा ही तो लेंगे, उसका मूल्य क्या है। और उससे जब आप लिखवाएंगे तो अपनी मूर्खता का सर्टिफिकेट ये आप प्रदर्शित कर रहे होंगे कि हम मूर्ख हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। और सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को ही परिस्थितियों का साक्ष्य कहते हैं। लेकिन यह भी मानव जीवन का अनुभूत तथ्य है कि जिसके साथ परिस्थितियां हों वो अमुक काम कर ही देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे धारा 7 है पुराने एविडेंस एक्ट, इस एविडेंस एक्ट की धारा 5 है, वो क्या कहती, प्रसंग हेतु परिणाम। इन 3 नामों से जो परिस्थितियां जानी जाती हैं, ये परिस्थितियां सुसंगत हैं और इनका साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये सही है, सुसंगत है। लेकिन जिन जिन लोगों के पास विवादित तथ्यों को घटित करने का प्रसंग है, हेतुक है, ठीक है, वे सब उन विवादित तथ्यों को घटित ही कर देंगे, इसकी कोई संभावना नहीं, ठीक है। होता है हमें एक काम करने का सुअवसर ये प्राप्त है, ठीक है, एक काम को करने की अपॉर्चुनिटी ये मेरे पास है, जो चीज एक जगह रखी है, कोई भी हमें नहीं देख रहा और किसी के द्वारा देखे जाने की कोई संभावना ये भी नहीं है,
और हमारे करेक्टर, ठीक है, ये ऐसे प्रस्तुत है समाज के सामने कि कोई हम पर संदेह कर भी नहीं सकता। बड़ी आसानी से हम उसे चुरा सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हम उसे चुराएंगे। चलिए, हमारा चरित्र बहुत बुरा है, हम एक प्रख्यात विख्यात चोर हैं, और एक चीज ऐसे ही रखी है कि उसे चुराते हमें न कोई देखेगा और न ही हम पर कोई संदेह यह होगा। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर मेरी उपस्थिति यह असंभव है, बाई चांस हम वहां है। लेकिन इसी क्षण मेरा हृदय परिवर्तन यह हो गया, वो तो कभी भी हो सकता है, और चोरी से हमने तौबा ये कर ली। तो केवल इसी आधार पर कि हमारे पास चोरी की अपॉर्चुनिटी थी, हमें दंडित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए कचहरी में यह बोला जाता है कि जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो तो एविडेंस इतना कंप्लीट होना चाहिए कि कोई संदेह बकाया न रहे कि अमुक व्यक्ति ने ही विवादित तथ्यों को अस्तित्व में, ठीक है, लाने का काम यह किया है, अर्थात अमुक व्यक्ति दंडित किए जाने योग्य है। जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यह दिया जाए दांडिक मामले में, क्योंकि एकाध परिस्थिति किसी के साथ, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष यह नहीं निकल सकता। सारी परिस्थितियां, आर बनाम रिचर्डसन आपने देखा था, आर बनाम रिचर्डसन में सारी परिस्थितियां रिचर्डसन के खिलाफ जा रही हैं। उसी के पास कारण भी है लड़की की हत्या का, उसी के घर से जो जूते बरामद हुए, उन जूतों पर वही मिट्टी लगी है जो उस लड़की के घर के आसपास पाई गई है। यानी मिट्टी पर उसके जूतों का परिणाम यह अंकित हुआ है। वहां जूता जो मिला है, उसके तले में जितनी दूरी पर कीलें लगी हैं, उतनी ही दूरी पर रिचर्डसन के जूते में भी कीलें लगी हैं। प्रश्नगत समय, जिस समय लड़की की हत्या हो सकती है, उस समय रिचर्डसन अपने कार्यस्थल से गायब है। ठीक है, ये सारी परिस्थितियां एक साथ मिलकर रिचर्डसन की दोषिता की ओर, ठीक है, अनुमान ये इंगित कर रहे हैं। और ये अनुमान इतना सच है कि एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य को इस अनुमान पर कार्य करना ही चाहिए कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व तो है। लेकिन खाली रिचर्डसन के पास हेतुक है, क्योंकि ही हैज इलिसिट रिलेशन विद दैट गर्ल, तो वो बहुत लोगों के हो सकते। लेकिन सारी परिस्थितियां सब लोगों को उपलब्ध हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए परिस्थितियों का साक्ष्य कचहरी में खूब बोला जाता है, सब कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इसीलिए होना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां अकेले तो किसी को भी उपलब्ध होती, लेकिन सारी परिस्थितियां इस प्रकार से किसी को उपलब्ध हो जाए कि वो काम न भी करे, लेकिन उसे सारी परिस्थितियां उपलब्ध रहे, ये रेयर घटना है, दुर्लभ है। हो सकता है रिचर्डसन ने जैसे जूते पहन रखे थे वैसे दो जूते बने हो, एक किसी निर्दोष व्यक्ति ने खरीद लिया हो और एक रिचर्डसन ने खरीद लिया हो। इसी प्रकार की सारी परिस्थितियां रिचर्डसन के अलावा भी किसी के साथ हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत रेयर घटना है, बहुत रेयर। और हम ईश्वर नहीं, न्याय तो ईश्वर ही कर सकता है। हम तो न्याय की दिशा में जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाने का प्रयास यही मात्र कर सकते हैं। भाई हम न्याय कैसे कर पाएंगे? क्योंकि न्याय करने के लिए हमें ऑमनी प्रेजेंट होना पड़ेगा, हर जगह हम उपस्थित हो, ताकि हर जगह घटित होने वाली घटनाओं को हम देख सकें और तब हम न्याय कर पाएंगे। वो तो ईश्वर है, वही ऑमनी प्रेजेंट है।
वही हर जगह हो सकता है, लेकिन हम ईश्वरीय कृत्य करने का प्रयास अर्थात न्याय करने का प्रयास ये तो कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि सारी परिस्थितियां किसी व्यक्ति के खिलाफ जाए, ये एक बहुत दुर्लभ घटना है। ठीक है, तो ईश्वर के ठीक है ईश्वरीय काम करने का प्रयास करते हुए जो नियम है वो इस तरह निर्धारित हुआ है कि परिस्थितियों के साक्ष्य के आधार पर अगर आप किसी पर किसी दायित्व को अर्थात किसी दंड को उत्पन्न करना चाहते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, परिस्थितियों का साक्ष्य अपने में इतना संपूर्ण होना चाहिए कि किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश ये न बचे। परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि व्यक्ति के दोष को साबित करने का सामर्थ्य ये रखती है? तो एक परिस्थिति हम लोगों ने देखी कहां, धारा 4 में रेसिस्टर के तौर पर कि परिस्थिति वो कौन सी है कि जब विवादित तथ्य जिस संव्यवहार में अस्तित्व में आए होंगे तो उस संव्यवहार के साथ साथ उस संव्यवहार को गठित करने के लिए जिन कामों की जरूरत होगी वो तो किए ही गए होंगे, लेकिन कुछ तथ्य कार्य या लोग उन कामों से पूर्व और उन कामों के बाद भी किए गए होंगे जो कि उस संव्यवहार के सही रूप गुण और परिस्थिति को स्पष्ट कर देंगे, उसके नेचर को स्पष्ट कर देंगे, उसकी प्रकृति को स्पष्ट कर देंगे। उनका साक्ष्य ग्राह्य कर दिया गया। दूसरे प्रकार की और परिस्थितियां हैं जो धारा 7 में आई। मानवीय अनुभव और ज्ञान यह कहता है कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उस काम को करने का अकेजन, जिसे अकेजन कहते हैं, उसे यहां प्रसंग कहा गया है और उसे भी सामान्य भाषा में अवसर ये कहा जाता है। ठीक है ना, कहता है प्रसंग ये होना चाहिए। ठीक है, कहता है आपका वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम है, वे तथ्य सुसंगत है जो सुसंगत तथ्यों के विवादित तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु क्या परिणाम है या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया। अवसर 2 बार आ गया, एक बिल्कुल लास्ट लाइन में अवसर ये भी आ गया और एक प्रसंग ये भी हमने अवसर के रूप में बताया है। हमने कहा इसे भी यहां प्रसंग कहा गया है, सामान्य भाषा में इसे भी अवसर कहते हैं। ठीक है, तो ये वो अवसर है जिसके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द आता है अकेजन। अगर आपके पास अकेजन है तभी आप कोई काम कर पाएंगे, ये मानव बुद्धि और ज्ञान कहता है। और लास्ट लाइन में जिस अवसर की बात की गई है वह अवसर सामान्य भाषा में सु अवसर इस नाते जाना जाता है। ठीक है, सु अवसर ये अवसर की विशेषता ये बताने लगा, यानी अवसर ऐसा जो सिर्फ आपको उपलब्ध है और किसी को नहीं, और प्रसंग ऐसा अवसर है जो तुम्हें भी उपलब्ध है और अन्यों को भी उपलब्ध है। आप धन लेकर जा रहे हैं, अगर आपके पास धन न हो तो आपको कोई नहीं लूट सकता। अरे जब कुछ है ही नहीं तो लूट क्या लेगा। लेकिन अगर आपके पास धन है तो आपको प्रत्येक लुटेरा लूट सकता है। वो ए लूटेगा यही नहीं है, प्रत्येक लुटेरा आपको लूट सकता है। तो प्रसंग एक ऐसे अवसर को गठित कर देता है जो सबको अवसर उपलब्ध करा देता है, और अपॉर्चुनिटी ऐसे सु अवसर को कहते हैं जो सबको उपलब्ध नहीं होते,
किसी विशेष व्यक्ति को ही उपलब्ध होती है। लूटने का प्रसंग ये तो सबके पास था, लूटने का अवसर ये तो सबके पास था, क्योंकि उसके पास धन था। लेकिन सुअवसर तुम्हारे ही पास था। क्यों? क्योंकि तुम ये जानते थे कि वह अमुक मार्ग से गुजरेगा और अमुक मार्ग निर्जन होगा। ठीक है, सुअवसर तुम्हारे ही पास था। ठीक है ना, सुअवसर सबके पास नहीं था। तो एक अकेजन है और दूसरा अपॉर्चुनिटी। अब यह हो सकता है कि अकेजन का साक्ष्य दिया गया, अपॉर्चुनिटी का नहीं आया। तो अकेजन तो सबके पास था। और दांडिक मामलों में साबित करने का स्तर वो क्या होगा कि न्यायालय ये विश्वास करे कि अमुक विवादित तथ्यों का अस्तित्व है। इसका मतलब यह कि विवादित तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में उसके मन में कोई संशय और संदेह ये बचना नहीं चाहिए, तभी तो होगा साबित। अब अगर सिर्फ इतना न्यायालय के समक्ष साबित किया जाए कि प्रसंग था, ठीक है, लूटने का इनके पास अमुक व्यक्ति को, क्यों अमुक व्यक्ति के पास धन है इसकी जानकारी इन्हें थी, तो यह प्रसंग तो सबके पास था। इन्होंने लूटा, यह कैसे कह दिया जाए? परिस्थिति इनके विरुद्ध है, लेकिन परिस्थितियां इनके विरुद्ध नहीं है। ये परिस्थितियों की चेन इतनी कंप्लीट नहीं हो रही है कि इन्हें लुटेरा ये कह दिया जाए। अब ये दर्शित किया जाए कि ये भागते देखी गई, ठीक है, उस स्थान से, ठीक है, जिस स्थान पर उसका लुटना बताया जाता है, ठीक है, उस स्थान से ये भागते देखी गई। अब इनका आचरण इसका साक्ष्य दिया जा रहा है और आचरण अगली धारा में सुसंगत हो जाएगा। जो विवादित तथ्यों से प्रभावित दिख रहा है, कोई क्यों भागेगा? ठीक है, और भागते समय ये कुछ ऐसे शब्दों का, कि देखो पुलिस तो नहीं आ रही, आदि शब्दों का उच्चारण ये भी कर रही है। लूटते किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ये शब्द रस्ते में ग्राह्य हो जाएंगे। भागना, ये अन्य धाराएं जो आगे आएंगी उनमें ग्राह्य हो जाएगा। और ये सब परिस्थितियां मिलकर इनके विरुद्ध, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ना कि यही लुटे रहे, इन्हीं ने लूटा है। लेकिन अकेले अगर इस बात को कहा जाए कि प्रसंग था इनके पास इसलिए लूटे, इन्होंने लूटा है, यह बात अपने में नहीं जमती। इसीलिए जब आप कचहरी में बड़ी विद्वता के साथ ये कहा करते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट होनी चाहिए, तो हमें तो हंसी सी आती है। ये तो एबीसीडी है ना की, और आप इसे ऐसे बता रहे मानो आपने कोई विस्फोट ज्ञान का कर दिया हो, ये आप ऐसे बता रहे हैं। और रिलीवेंट या परिस्थिति का साक्ष्य कहां है एविडेंस एक्ट में, किस धारा में सुसंगत है, क्यों दे सकते हैं आप? इससे ना इसकी कोई जानकारी आपके पास है, ना इसकी जानकारी हासिल करना चाहते, क्योंकि वो एक कठिन प्रक्रिया है। और बातें करना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जानकारी तपस्या के माध्यम से ही अर्जित होती है। वो पुरातन काल में ऋषियों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान हो, या आज की दुनिया में स्कॉलर्स के द्वारा हासिल की गई, ठीक है, तालीम और इल्म हो, उसके लिए तपस्या यही एक मार्ग है। वो ऊपर से, ठीक है, बरसेगा नहीं, उसे तो हासिल अर्जित करना होगा। ज्ञान प्रदत्त नहीं है, ज्ञान अर्जित है। ज्ञानार्जन ये शब्द है, ठीक है। आप कहीं
किसी विद्यालय में जाएंगे, वहां कर लिखता है कि ज्ञानार्जन हेतु आइए। ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है, ज्ञान प्रदत्त तो नहीं है कि प्रदान किया जा सके कि जाओ कल से तुम ज्ञानी हो जाओगे। ये प्रदत्त, आपको सीखना होगा कि कौन सी चीजें प्रदत्त हैं और कौन सी चीजें अर्जित। ये अर्जित चीज है, इसे अर्जित करना होगा। तो प्रसंग, प्रसंग अकेजन है और इसकी विशेषता ये है कि ये सबको उपलब्ध होता है, इसे अवसर माना जा सकता है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का अवसर है। इसकी विशेषता ये कि ये सर्वसाधारण को उपलब्ध होता है। और आपके दृष्टांत, ठीक है, इसमें देखेंगे लिखा है, प्रश्न ये है, यानी विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य यह है कि क्या काने खाको लूटा। विवादक तथ्य ये फैक्ट डिस्प्यूट ये है, क्योंकि एक कहेगा नहीं लूटा और दूसरा कहेगा लूटा, यानी एक प्रख्यान करेगा, दूसरा प्रत्याख्यान करेगा। और अगर लूटना साबित हो जाए तो क्या होगा? अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता में से एक दायित्व, उसकी उत्पत्ति अवश्यमेव होगी, ठीक है ना। फिर ये अगर ये साबित हुआ लूटा, फिर दंड से आप बच नहीं पाएंगे, ठीक है, उसकी उत्पत्ति अवश्यमेव होगी। इसलिए ये विवादक तथ्य है, ठीक है। कानून बिल्कुल मैथमेटिकल है, जो डेफिनेशन है वो लागू हो रही तो बात है, डेफिनेशन लागू नहीं हो रही बात नहीं है। अब वहां विभिन्न कामों को विभिन्न अपराधों के तौर पर अपने मन से वर्णित किया करते हैं। डेफिनेशन तो उसका कोई ताल्लुक नहीं, कर रहे हैं वर्णित खड़े, कोई कुछ नहीं कह रहा। इससे आपके मन में एक और गलतफहमी पैदा हो रही है कि शायद जो यहां लिखा है वो तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि बाबूजी ने कहा और साहब ने तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। ये कहा ही नहीं कि ये नहीं कहा जा सकता। वो काहे प्रतिक्रिया दें? जिसकी कलम में ताकत है वो प्रतिक्रिया क्यों दे? वो तो प्रतिक्रिया कलम से देगा, ठीक है, तुम्हारी कुछ नहीं मानेगा, ठीक है। और फिर तुम बता दोगे कि वो हाई कोर्ट 482 में चले जाएंगे, फिर तुम ये बताओगे वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम ये बता दो वो तो कुछ होता ही नहीं। कमजोर की तो सुनी ही नहीं जाती, और कमजोर की न सुनी जाने की वजह तुम क्योंकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं। समस्या यहां है, आपके मन में एक गलत बात प्रश्रय पाती है कि यहां जो लिखा है वहां नहीं चलता, यहां जो लिखा है बस शब्द शाह वही वहां होता है। विरोध कोई नहीं करता, प्रतिक्रिया कोई नहीं देता। कारण, दो कारण है। एक तो वही जो हम पूर्व से कहते आए कि समय कौन बर्बाद करे, आपसे उलझ कर, और दूसरा कारण प्रोफेशनल भी है। हम आपसे उलझे, आपको सही बात पता लग जाए, कल मेरे ही तो विरोध करोगे। वहां तो सब रोटी कमाने गए हैं ना, वहां कोई आपको पढ़ाने नहीं गया है, तो सिखाने गया है, ठीक है। वहां कुछ नहीं, वहां तो ठीक है आप मूर्ख हो और हो जाओ, ज्यादा बेहतर है। जब आप मूर्ख हो और बनो मूर्ख, ये और अच्छी बात है। इसलिए वहां आपकी मूर्खता को लोग बढ़ाएंगे, घटाएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसलिए परिस्थितियों के साक्ष्य में सबसे पहले प्रसंग का साक्ष्य, और प्रसंग का साक्ष्य ये सबको उपलब्ध है, इसलिए सिर्फ प्रसंग का है तो कोई सजा नहीं होने वाली। लेकिन सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं और प्रसंग भी आपको उपलब्ध है, तब फिर एक परिस्थिति और है जो आपके विरुद्ध हो गई। हेतुक और एलएलबी से लेकर, ठीक है, अपनी पढ़ाई की उम्र में, पढ़ाई की उम्र तो खैर मेरी अभी भी है, हम तो रोज ही पढ़ते हैं,
लेकिन एकेडमिक स्टडी उसकी उम्र में हम इस शब्द से, दो शब्दों से बड़े परेशान रहे, एक हेतुक, दूसरा हेतु। दो शब्दों से बड़े दुखी रहे। हेतु का साक्ष्य धारा 8 इसमें रिलीवेंट घोषित किया है, और हेतु का साक्ष्य धारा 7 पुराने अधिनियम की मुंह से निकल जाती, आदतन पुराना अधिनियम निकलता है मुंह से। दो कम कर ले, दो कम कर ले नए अधिनियम के लिए, यानी पुराने अधिनियम का 8 हम बोल रहे हैं तो नए अधिनियम का 6 ये कर ले, पुराने अधिनियम का हम 7 बोल रहे हैं तो नए अधिनियम का 5 ये कर ले। अगर निकल जाता है आदतन मुंह से तो सुनते समय आप उसे तदनुसार ठीक कर ले। इतनी जिम्मेदारी कम से कम आपके कंधों पर रखी जानी भी उचित होगी, इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, ठीक है। इतना तो कम से कम आपको भी कर लेना चाहिए। भाई बरसों की आदत यूं तो नहीं चली जाएगी, तो धीमे धीमे जाएगी, ठीक है। तो दो आप कम कर लें। हेतु ये धारा 6 में रिलीवेंट, नए में, और हेतुक ये धारा 5 में रिलीवेंट, नए में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेतुक एंड हेतु? हेतुक को काज कहते हैं अंग्रेजी में, और सामान्य भाषा में कारण, और हेतु इसे मोटिव कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो हेतु मोटिव है, और सामान्य भाषा में भी इसे हेतु यही कहते हैं। तो डिफरेंस हेतु और हेतुक का अगर सामान्य भाषा में करें तो आप सामान्य तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, हेतुक एक आवश्यकता है। हेतु को आप आवश्यकता के तौर पर चित्रित ये कर सकते हैं, और हेतु को प्रेरणा के तौर पर। हेतु इंस्पिरेशन है और हेतुक आवश्यकता है। हमें अपने लोन को चुकाने के लिए आवश्यकता है पैसों की, यह आवश्यकता कारण उत्पन्न कर देगी मेरे द्वारा, ठीक है, सही माध्यमों से पैसा प्राप्त करने के अतिरिक्त अपराध के माध्यम से भी पैसा पैदा करने का। ये जो आवश्यकता है मेरी, यही कारण में परिवर्तित हो जाएगी। मानो अनुभव और ज्ञान कहता है। हालांकि लोग अनावश्यक अपराध करते हैं, यह भी सही है। इसीलिए कहा कि परिस्थितियों का साक्ष्य हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। अकेले आवश्यकता कुछ भी दर्शित नहीं करती, और कई बार आदमी बहुत जरूरत में होगा लेकिन फिर भी वो कुछ गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। दोनों ही बातें हैं। आदमी स्वभाव से बहुत, हम लोग कहते भी आम जीवन में कि तो गरीब तो बहुत लोग होते हैं, सब चोरी करते हैं, ये तो आम जीवन में बोलते हैं हम। और हम तो रोज कहते हैं ये बात कि वेतन और ईमानदारी, इसके बीच परस्पर कोई संबंध है ही नहीं। सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता, इसके बीच परस्पर कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता के बीच कोई संबंध होता तो सामर्थ्यशाली सम्राट हुआ है हमेशा, ठीक है। और बुद्धिमान मंत्रियों को माना गया। चाणक्य भी मंत्री था, विदुर भी मंत्री था, ठीक है। तो सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता, इसके बीच कोई संबंध होगा, कोई आवश्यकता, कोई जरूरी नहीं। हाँ, जो आप लोग हैं, आपकी मान्यता ऐसी कि आईएएस बहुत बुद्धिमान है, क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यशाली है। न्यायालय बहुत बुद्धिमान है, क्यों? वो सामर्थ्यशाली है। अधिवक्ता बुद्धिमान नहीं होता, ठीक है। हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ, इस पर जो अथॉरिटी मानी जा रही है वो तो दिन शाह मुल्ला माने जा रहे हैं, और मुल्ला तो एडवोकेट थे। बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं वो तो नानी पालकीवाला ने दिया, वो तो कोई जज नहीं थे, ठीक है। ही हैज प्रोपाउंडेड
That principle which was recognized by the Supreme Court in the case of केशवानंद भारती। ठीक है, तो लेकिन आपकी मान्यता यही है कि सामर्थ्यशाली वही बुद्धिमान, जबकि सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता इसका परस्पर कोई संबंध नहीं। ठीक है, ईमानदारी और वेतन इसका परस्पर कोई ताल्लुक नहीं। बेईमान वे अधिक है जिनकी तनख्वाह लाखों रुपए महीने है, और ऐसे ईमानदार आपको मिल जाएंगे जिनके घर खाने को नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी वे सदाचारी और ईमानदारी का जीवन ये जी रहे हैं। ठीक है, तो इसका परस्पर क्या ताल्लुक? लोग कहते हैं आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। अच्छा, पूरी हो जाए तो बड़ा ईमानदार हो जाओगे। ठीक है, तुम्हारी आवश्यकताएं कल और बढ़ जाएंगी क्योंकि तुम्हें बेईमानी करनी है, उसके लिए तुम बहाने ढूंढोगे। अन्यथा आवश्यकता तो मौलिक कुछ मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी की गुणवत्ता यह आवश्यकता नहीं है, रोटी आवश्यकता है। कपड़े की गुणवत्ता यह आवश्यकता नहीं है, कपड़ा आवश्यकता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही है कि आवश्यकता और अपराध इसके बीच कोई संबंध नहीं है। ये होता है, आवश्यकता है व्यक्ति को, लेकिन वो अपराधी नहीं है, लेकिन वो चोर नहीं है। आवश्यकता है उसे, लेकिन वो बेईमान नहीं है। लेकिन अक्सर ये जरूर देखा जाता है कि जो अपराधी है उसके पास आवश्यकता है। हालांकि यह भी कोई प्रिंसिपल नहीं है कि जिसके पास आवश्यकता होगी वही अपराधी होगा, जिसके पास कोई आवश्यकता नहीं वो भी अपराधी है। उसे कोई आवश्यकता नहीं, और इसका बहुत लघु रूप, बहुत छोटा रूप आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या आवश्यकता है। पेड़ के पत्ते ऐसे करके खींच लेने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। पेड़ ने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, आपको कुछ मिल भी नहीं रहा, लेकिन सड़क चल रहा है और डाल पकड़ी और ऐसे करके उसके पत्ते खींच लिए, अनावश्यक। और किसी ने रोक दिया अगर, तो उसे ऐसे घूरा मानो दुर्वासा ऋषि आपके अंदर प्रवेश कर गए हो, और बस अब आप उसे भस्म ही कर देंगे। ऐसे उसे इन निगाहों से देखा। इसका लघु रूप यह है, छोटा सा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आवश्यकता आपको हो तभी आप अपराधी बनो, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि अनावश्यक लोग अपराधी नहीं बनते। इसलिए आपके पास आवश्यकता थी, इसीलिए आपने अपराध किया, यह तो निर्धारित नहीं होगा, लेकिन आपने अपराध किया इस संबंध में बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं, और आवश्यकता आपको थी यह भी मिल रहा है। तो फिर यह इसका मूल्य बढ़ जाता है, इसका मूल्य बढ़ जाता है। अब इस आवश्यकता में यह दर्शित करने की प्रवृत्ति ज्यादा आ गई कि निश्चित रूप से आपने किया होगा, और निश्चित रूप से तो मामला संदेह से निश्चितता की ओर बढ़ने लगा। और दांडिक मामलों में बस यही तो चाहिए। दांडिक मामलों में इसी साक्ष्य की तो हम तलाश में हैं, जो मामले को संदेह से निश्चितता की ओर ले जाए, यही तो हम चाहते हैं। तो ये जो हेतुक है, जिसे धारा 5 में नए अधिनियम में रिलेवेंट बनाया है, ये हेतुक आवश्यकता जनित है। इसे आप आवश्यकता के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, आपको पैसे की जरूरत थी, देखिए दृष्टांत भी इसमें कहीं होगा। ठीक है, इसमें तो खैर दृष्टांत उसने नहीं दिया, लेकिन जो दृष्टांत दिए 3 दिए। एक दृष्टांत परिणाम का दृष्टांत है, तीसरा दृष्टांत सुअवसर जिसकी चर्चा लास्ट में हुई है उसका दृष्टांत है, और पहला प्रसंग का जिसे अकेजन कहा गया है। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि अक्सर रिचर्डसन ने हत्या की लड़की की, क्योंकि
बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। ठीक है, किसके द्वारा? आपके द्वारा। एंड यू डोंट वांट टू मैरी विद हर बिकॉज शी वॉज ए गर्ल ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड, अनसाउंडनेस जो माइंड की है, उसके कारण आप शादी तो नहीं करना चाहिए। लेकिन छुटकारा पाने का कारण, आवश्यकता ये आपके पास है, बिकॉज यू हैव ए illicit relation with her and she has got pregnant. That is why you have a need to get rid of, ठीक है, from that girl। ठीक है, तो आपके पास आवश्यकता है, ये आवश्यकता औरों के पास नहीं है। ठीक है, अन्यों के पास अन्य अवसर होगा, प्रसंग होगा, लेकिन ये आवश्यकता तो नहीं है। तुम्हारे पास ये आवश्यकता भी है और तुम्हारे पास बाकी सब चीजें भी हैं, तो तुम्हारा दोष अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये हेतुक है, ये आवश्यकता जनित होता है। और दूसरा हेतु है जिसे आप इंस्पिरेशन मान सकते हैं। इंस्पिरेशन, प्रेरणा जो आपको किसी काम को करने के लिए मिलती है। और प्रेरणा एक ऐसा तथ्य है जो अभौतिक रूप से, यानी एब्स्ट्रैक्ट, यानी विचारों में पैदा होता है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, दिखाया नहीं जा सकता प्रेरणा को। लेकिन यह एक अमूर्त विचार है जो आपके मन में पैदा होता है। आपके मन में कहे, आपके मस्तिष्क में कहे, क्योंकि मन का कोई अस्तित्व विज्ञान नहीं मानता। ठीक है, विज्ञान का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होती। अगर ऐसा होता तो सामाजिक विज्ञान नहीं कहा जाता। ठीक है, अगर जीव विज्ञान कहा जाता तो सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, अगर रसायन विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, तो अन्य विज्ञानों को भी मान्यता मिलती है। तो विज्ञान का मतलब क्या हुआ? विशिष्ट तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान। और वो विशिष्ट तरीके क्या होते हैं? प्रयोग और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल। जो भी ज्ञान ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल से प्राप्त कर लिया जाएगा वही विज्ञान है, उसी को विज्ञान कहते हैं। और इसीलिए रिसर्च में ऑब्जर्वेशन इसका महत्व होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अधिकतर ज्ञान तो आप ऑब्जर्वेशन से ही प्राप्त करते हैं। ऑब्जर्वेशन विशिष्ट प्रणाली है ज्ञान को प्राप्त करने की, इसलिए ऑब्जर्वेशन की प्रणाली से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो प्रामाणिक होगा। ठीक है, उसमें ऑथेंटिकनेस होगी, और वो जो ऑथेंटिकनेस, वही उसे विज्ञान का दर्जा ये दे देगी। प्रेरणा, इंस्पिरेशन दिमाग में पैदा होने वाला एक अमूर्त विचार है। लेकिन यह अमूर्त विचार इतने बल का होता है, इतने फोर्स का होता है कि ये जिस काम को करने के लिए आपको प्रेरित करता है, उसे करने के लिए आप भौतिक तौर पर विवश, मजबूर ये हो जाते हैं। आप रुक ही नहीं पाते वैसा न करने से। और जो रुक जाता है ऐसी प्रेरणाओं के बावजूद, उसी को जितेंद्रिय ये कहा जाता है। उसी ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, कि उसकी इंद्रियां उसे प्रेरणा तो कोई दे रही हैं, लेकिन वो अपनी इंद्रियों के, ठीक है, प्रभाव से मुक्त रहकर यह विचार कर सकता है कि उसके लिए क्या श्रेयस्कर है, और जो कुछ उसके लिए श्रेयस्कर है बस वो वही करेगा। इंद्रियां उसे किसी भी ओर ले जा रही है। ठीक है, इंद्रिय ये कह रही है इसे मार डालो, क्योंकि इसने तुम्हारे अहम को चोट पहुंचाई है। लेकिन वो अपने विचारों से मुक्त है। वो ये देख सकता है कि हम कहीं गलत रहे थे, उसने मेरे अहम को चोट नहीं पहुंचाई, उसने सही बात कही है। और अपने इंद्रियों द्वारा दी गई प्रेरणा को नकार सकता है जो आदमी, बस वही तो जितेंद्रिय है। लेकिन ऐसा जितेंद्रिय बुद्ध, महावीर हुआ करते हैं, कृष्ण और राम हुआ करते हैं।
ऐसे जितेंद्रियों को हम इन नामों से जानते हैं। अन्यथा मनुष्य एक सामान्य व्यक्ति होता है और वो इस प्रकार की प्रेरणाओं से विवश होता है और विवश होकर वो काम करता है जिसको करने का निर्देश उसकी इंद्रियां देती हैं। इसी ठीक है प्रेरणा को हम हेतु के रूप में जानते हैं, मोटिव के रूप में जानते हैं। और चूंकि यह अमूर्त विचार है, मस्तिष्क में पैदा होता है, इसलिए बहुत खोजबीन करने पर यह जाना जा सकता है कि अपराधी का प्रश्नगत काम को करने में कोई हेतु था या नहीं। लेकिन आवश्यकता बहुत स्पष्ट होती है, आवश्यकता बड़ी भौतिक होती है और कारण आवश्यकता जनित होता है। इसलिए हेतु का साक्ष्य पाने में इन्वेस्टिगेटर को कोई मेहनत ये नहीं करनी होती, लेकिन हेतु का साक्ष्य कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर को बहुत मेहनत करनी होती है। जैसे प्रश्न ये है कि तुमने बी को लूटा या नहीं। इन्वेस्टिगेटर के लिए जानना बड़ा आसान है कि लूटने के समय पर तुम लोगों के ऋणी थे, उनका ऋण चुकाने के लिए तुम्हें धन की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता ने धन को प्राप्त करने का एक कारण यह आपके लिए पैदा कर दिया। इसको जान लेना बड़ा आसान है क्योंकि यह भौतिक होगा, यह बहुतों की जानकारी में होगा। लेकिन यह जानना इन्वेस्टिगेटर के लिए थोड़ा कठिन है कि जिसकी हत्या का आरोप आप पर लगा है उसने आपके परिवार के मान सम्मान के विरुद्ध कभी कुछ ऐसा किया था जिसके लिए, जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में कि आप पेट पकड़ कर रह गए थे, आप कुछ नहीं कर पाए थे उस समय, क्योंकि आपकी सामाजिक हैसियत उसकी तुलना में उस समय पर बहुत डाउन थी, आज बहुत अच्छी हो गई। ठीक है ना। इसको जानना ये मोटिव है, ये प्रेरणा है जो आपके मन में ठीक है हिंसात्मक विचारों को जन्म दे रही है और इसके कारण से आप विवशता अनुभव कर रहे हैं सामने वाले को मार डालने की। ये मोटिव है और चूंकि ये इतना भौतिक है, ये दिमाग में पैदा हो रहा है, ये प्रेरणा है, ये मानसिक तथ्य है। इसको जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही इंस्पिरेशन यानी हेतु और हेतु का फर्क है। हेतु के बारे में आगे चर्चा धारा 6 के साथ करेंगे। ठीक है ना। अभी हेतु और हेतु के बीच इतना अंतर करना सफिशिएंट है, प्रासंगिक था, कर दिया। अधिक अंतर तो करेंगे जब धारा 6 पर चर्चा करेंगे। प्रसंग हेतुक परिणाम, हेतुक का साक्ष्य यह भी रिलेवेंट है, सुसंगत है और हेतुक भी परिस्थिति है, सर्कमस्टांस है। परिणाम प्रत्येक घटना, इस समस्त यूनिवर्स में कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती जिसका कोई परिणाम न हो। प्रत्येक घटना कोई ना कोई परिणाम पैदा करती है। यह भी मानवीय अनुभव और ज्ञान है। अगर विवादित तथ्य अस्तित्व में आए होंगे तो विवादित तथ्यों के कुछ परिणाम निश्चित रूप से पैदा हुए होंगे। ठीक है। यह असंभव है कि कोई घटना घटी हो, भले ही वो घटना विवादित तथ्यों के प्रकार की हो या अन्यथा, लेकिन अगर वो घटी है तो निश्चित रूप से उसके कुछ परिणाम आए होंगे और उन परिणामों का साक्ष्य वो भी मूल्य का है, महत्व का है, विवादित तथ्यों के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को निर्धारित करने के प्रयोजन से। प्रश्न यह है कि क्या मिस्टर ए की हत्या हुई और जहर देकर हुई? क्योंकि हत्या किसी प्रकार से ही होगी। हत्या मृत्यु अपने आप घटित होने वाली चीज है, लेकिन हत्या अपने आप घटित होने वाली चीज नहीं है। आत्महत्या यह भी अपने आप घटित होने वाली चीज नहीं है, इसे भी करने वाले को करना पड़ता है। केवल मृत्यु यही है जो स्वयं घटित होने वाली चीज है। इसीलिए कहते हैं अधिवक्ता होने का तगादा तो पूरा करिए,
अधिवक्ता विद्वान इसीलिए कहा जाता है कि वो चीजों में फर्क कर सकता है, ठीक है, वो उन डायमेंशंस को देख सकता है जो डायमेंशंस आम आदमी को दिखाई नहीं पड़ते। मृत्यु स्वयं घटित होने वाली घटना है, हत्या या आत्महत्या स्वयं घटित होने वाली घटना नहीं है। इसलिए जब वो स्वयं घटित होने वाली घटना नहीं तो किसी माध्यम से उसे घटित किया जाएगा, और जो माध्यम होगा तो वो माध्यम खुद के प्रयोग किए जाने से कुछ परिणामों को अवश्य पैदा कर देगा। हत्या अगर की गई तो स्ट्रेंगुलेशन हुआ होगा, थ्रोटलिंग हुई होगी, यानी गला घोटा गया होगा, डुबोया गया होगा, ड्राउनिंग होगी, पॉइजन दिया गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। और जिस माध्यम का प्रयोग किया गया होगा हत्यारे के द्वारा संबंधित की हत्या करने में, उसने डेफिनेटली कुछ परिणाम पैदा किए होंगे, और उन परिणामों का साक्ष्य ये अगर मिलता है, और ये साक्ष्य भी मिलता है कि इनके पास, ठीक है, इस माध्यम को प्रयोग में लाने से जो परिणाम पैदा हो सकते थे वे माध्यम इनके पास उपलब्ध थे, ठीक है ना। और अन्य साक्ष्य ये भी इनके खिलाफ मिल रहा, ये भी मिल रहा कि जिन परिणामों की चर्चा की जा रही है, जिस माध्यम से उत्पन्न हो सकते थे, वो माध्यम भी इनके पास था। तो एक परिस्थिति और इनके खिलाफ हो गई, यद्यपि वो माध्यम बहुत लोगों के पास हो सकता है, और वो सारे लोग हत्यारे नहीं हो सकते, लेकिन उन सारे लोगों के खिलाफ अन्य परिस्थितियां नहीं है, इनके खिलाफ अन्य परिस्थितियां भी है, और परिणामों का साक्ष्य भी इनके खिलाफ जा रहा है। वही परिस्थितियों का साक्ष्य इतना कंप्लीट होना चाहिए कि कोई संदेह बकाया ना रहे। हां, केवल एक आध परिस्थिति ये खिलाफ होने से कोई काम नहीं बनता। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, परिस्थितियों की चेन कंप्लीट होनी चाहिए। ये सेंटेंस ही इसीलिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपका प्रसंग हेतु परिणाम, और कहता है या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसने, ठीक है, विवादित तथ्यों के घटित होने का अवसर यह पैदा किया, या जिस वस्तु स्थिति में विवादित तथ्य घटित हुए, यह भी कह रहा है जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसने विवादित तथ्यों के घटित होने का अवसर यह प्रदान किया। इसके मतलब यह अवसर ऐसा है जो उस वस्तु स्थिति को गठित कर देता है जिसमें विवादित तथ्य घटित हो सकते थे, या जिस वस्तु स्थिति के कारण ही वे घटित हो गए। इसका मतलब यह सुअवसर है, इसका मतलब यह कहता है सुअवसर है, यह अवसर की विशेष परिस्थिति है, क्योंकि यह अवसर क्या कर रहा है, वस्तु स्थिति ऐसी पैदा कर रहा है जिसमें विवादित तथ्य घटित हो सकते हैं, या जिसने उनके घटित होने का अवसर यह पैदा कर दिया, यह सुअवसर। इसी को अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी ये कहते हैं। यह भी आप ही के पास था, प्रसंग सबके पास हो सकता है, अकेजन सबके पास हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी, सुअवसर, यह सबके पास नहीं हो सकता। यह आपके पास था, और जब यह आपके पास था तो अनुमान यह लगता है आप ही ने किया, आप ही ने किया, लेकिन अकेले सुअवसर से कोई अनुमान नहीं लगता। बहुत सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं और उनमें सुअवसर यह भी आप ही को मिला हुआ है। अब मामला निश्चितता की ओर जा रहा है, अब संदिग्धता खत्म हो रही है, इसलिए सुअवसर, अपॉर्चुनिटी के साक्ष्य को भी सुसंगत घोषित किया गया है। और तीसरा दृष्टांत जो है वो सुअवसर यानी अपॉर्चुनिटी उसी के साक्ष्य से संबंधित है, उसी के, ठीक है, संदर्भ से संबंधित है। कहता है प्रश्न ये है कि क्या काने खाको विष दिया, प्रश्न यह है, यानी विवादित तथ्य है, विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खाके स्वास्थ्य की दशा, विष के लक्षण उत्पन्न होने से पूर्व
खाके स्वास्थ्य की दशा और काको ज्ञात खाकी वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला, सुसंगत तथ्य हैं। उसके स्वास्थ्य की दशा यह थी, बीमार था, प्रतिदिन दवाई लेता था, आपको मालूम था कि दवाई फला जगह से उठाता है, और हम भी नॉर्मल आदमी की आदत होती है कि वो एक जगह पर एक चीज रखता है और बस वहां से वो चीज उठाता है और फिर सीधे कंज्यूम कर लेता है, देखता नहीं है, आदतन होता है। इसीलिए हम नाराज भी होते हैं कि जहां पर जो चीज रखी वहीं रखो, क्योंकि हम तो रात में भी आएंगे, उठाएंगे और बस आंख में डाल ली या कान में डाल लिया, देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां वही चीज रखी रहती है। तो ये मेरी आदत है, ये आदत आपको ज्ञात है, इसलिए सुअवसर आप ही के पास है जहर देने का। आपने उठाया, जहर रख दिया वहां पर, दवाई हटा के। यद्यपि यह सुअवसर बनाया भी जा सकता था, अन्य लोगों के पास भी हो सकता था, लेकिन आपके पास न सिर्फ सुअवसर है बल्कि अन्य परिस्थितियां भी आपके विरुद्ध हो रही हैं। ठीक है, ऐसी दशाओं में यह निर्धारित करना कठिन नहीं है कि आप ही ने विवादित तथ्यों को उत्पन्न किया है, उनका अस्तित्व तो आप ही उन्हें अस्तित्व में लाए, और चीजें बड़ी आसानी से साबित होती, कहीं कोई समस्या नहीं। इसे साबित होना कोई जादू नहीं है, ठीक है, न ये कोई सीलाल का मायाजाल है। यद्यपि जब आप कानून की फील्ड में नहीं होते तो आपको ये जादू ही लगता है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा आसान है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन आप सीखेंगे, करेंगे तो आसान है, और बिना सीखे करेंगे तो उससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। तब तो बहुत ही आसान है, फिर तो कुछ करना ही नहीं। साहब बैठे तो हैं, जब साहब बैठे तो है, उनका काम है सत्यान्वेषण, और ये मूर्ख निकल गए तो सुप्रीम कोर्ट तक मूर्ख ही मूर्ख थोड़े मिलेंगे, खुद ही कोई ना कोई तय कर देगा, ठीक है। तो अगर जानेंगे तो आसान है, नहीं जानेंगे तो बहुत आसान है। चुनाव आपका, चाहे जानिए और चाहे ना जानिए, ठीक है। शेष चर्चा कल करेंगे हम लोग, देखें।